फिर क्या था, टोनी परिंदे ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और सफर को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ये कहानी इसी सदी की है। सीतापुर के जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा परिंदा टोनी उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। टोनी परिंदे को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी बहुत खुशी होती। कुछ दिनों बाद टोनी परिंदे ने उस पेड़ के साथ खेलना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, टोनी परिंदा चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने कहा, चलो टोनी बेटा, मेरे साथ खेलो। अब मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम मेरे आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में बेचकर पैसा कमा सकते हो। टोनी परिंदा ये सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक टोनी परिंदा वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद टोनी परिंदा अब बड़ा हो गया। फिर से उस आम के पेड़ के पास वो आया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, टोनी बेटा, चलो आओ, मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही टोनी परिंदे ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु टोनी परिंदा उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में टोनी परिंदा फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए समंदर का सफर करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम जल यात्रा करके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, टोनी परिंदे ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और सफर को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन टोनी परिंदा वापस आया। टोनी परिंदे को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। तुम्हारे खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है मेरे पास, पर अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। टोनी परिंदा नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर फायदा देते ही रहता है और इंसान इस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटिए मत। टोनी चिड़िया और लूसी कबूतर ठेका मजदूर थे। वो दोनों ठेकेदार माही झील के यहाँ काम करते थे। शहर की ना जाने कितनी बिल्डिंगों में इन दोनों पति पत्नी का पसीना लगा था। एक दिन की बात है, उन दोनों ने अपना काम खत्म किया, दिन भर की दिहाड़ी ली और अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। अरे, ये अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? यहाँ कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। बादल तो थे ही टूनी, तभी तो बारिश हुई। वो देखो वहाँ पेड़ है ना, उसी के नीचे खड़े हो जाते हैं दोनों। वो दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने सोचा बारिश खत्म होगी तो घर चलेंगे, लेकिन पता नहीं उस दिन बारिश ने भी क्या कसम खाई थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही टोनी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए फिर ऐसे ही भीगते हुए चलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन डर लगता है कि कहीं पिछली बार की तरह तुम फिर से बीमार न पड़ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, आप चलिए। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने टूटे फूटे मिट्टी के घर के पास पहुँचे। उनके मकान की छत से लगातार पानी टपक रहा था। घर में जो भी थोड़ा मोड़ा सामान था वो भी बारिश की वजह से पूरी तरह भीग गया था। लूसी ने देखा कि उसकी माँ और उसकी 6 साल की बेटी चिंकी दोनों एक बड़े प्लास्टिक से अपना सर ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो प्लास्टिक बार बार उड़ जाती है। माँ, अगर बारिश का यही हाल रहा तो हमारा घर तो कभी भी गिर सकता है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना हम कहीं और रहने के लिए चलें। जो भी थोड़ा मोड़ा सामान उनके पास था उन्होंने उसे एक कपड़े में बांधा और बारिश में ही निकल गए। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक पार्क के पास कुछ सीमेंट की पाइपें दिखाई दी। टोनी, ये लो हमारा नया घर मिल गया। हाँ, ये कम से कम इस बारिश में गिरेगा तो नहीं। उन सभी ने उन पाइपों के अंदर पनाह ली। जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है ऊपर वाले को हम गरीबों को बनाना ही नहीं चाहिए। ना तो हम ढंग से रोटी खा सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और ना ही हमारे सर पर छत होती है। हमारे हाथों ने इस शहर में न जाने कितने रहने वालों के लिए पक्के घर बनाए, लेकिन हमारी किस्मत देखो, यही लिखा है। उन सभी ने पूरी रात उसी सीमेंट की पाइप में बिताई। अगली सुबह उनकी नींद तब खुली जब वहां उन्होंने कुछ शोर सुना। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर वहां रखे सीमेंट के पाइप को ट्रक में लोड करके किसी दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन मजदूरों ने उन्हें भी वो पाइप खाली करने को कहा ताकि वो उन्हें ट्रक में ले जा सकें। उन्होंने वो पाइप खाली कर दिया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? अब तो बारिश बंद हो गई है ना बेटा, चलो हम लोग अब अपने पुराने मिट्टी के घर में चलते हैं। वो सभी वहां गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर लूसी कबूतर और टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। कल रात की लगातार बारिश की वजह से उनका मिट्टी का घर ढह गया था और टोनी और लूसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ रहेंगे। टोनी, हमें रहने का कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। इस तरह सड़क पर तो नहीं रह सकते ना। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो किराए पर कोई कमरा ले सकें। उस दिन दोपहर तक वो हर जगह भटकते रहे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। टोनी, मुझे लगता है जब तक कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती हमें खुले में ही रहना होगा फुटपाथ पर। उन्होंने फुटपाथ पर ही रहने का फैसला लिया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि शाम को पुलिस वाले आकर उन पर चिल्लाने लगे। अजीब हाल है तुम लोगों का। अरे फुटपाथ पर भी कोई रहने की जगह है? हाँ, अब हम क्या करें साहब। एक मिट्टी का टूटा फूटा घर था हमारा, लेकिन वो तो बारिश में ढह गया। अब आप ही बताइए, बूढ़ी माँ और छोटी बेटी को लेकर हम कहाँ जाएं? उसका ठेका हमने नहीं लिया है, जहाँ जाना है जाओ। लूसी की बात सुनकर वहां खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, अरे ये तुम इनसे कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये भी हमारी तरह इंसान है। जब इंस्पेक्टर उन्हें डांट रहा था तो सहमी सी बेचारी चिंकी उन्हें देख रही थी। वो बेचारी अपनी दादी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर इंस्पेक्टर को बहुत दया आई। थोड़ी देर के लिए उसके सामने उसका बीता हुआ कल आ गया। उसने लूसी से कहा, देखो भाई, इस तरह सड़क के किनारे फुटपाथ पर तो नहीं रह सकते, ये गैर कानूनी है। साहब, हम गरीबों का पैदा होना ही गैर कानूनी है। लूसी की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर भावुक हो गया और उसने कहा, देखो ऐसा मत कहो, ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो वो देखभाल भी करेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? सरकार ने तुम जैसे लोगों के लिए ही तो रैन बसेरे बनाए हैं। तुम लोग फिलहाल वहीं जाकर क्यों नहीं रहते? लूसी कबूतर अपने परिवार को लेकर रैन बसेरे में चला गया। वहाँ पहले से ही उन लोगों के जैसे कई लोग थे। उन्होंने किसी तरह वहाँ अपने लिए जगह बनाई। टोनी, कल से हमें काम पर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी रहने की दिक्कत है, कल से खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। उस रात भी जोरों की बारिश हो रही थी। लूसी और टोनी किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी टोनी का हाथ अपनी बेटी चिंकी के सर पर गया। हे ऊपर वाले, इसे तो तेज बुखार है। पता नहीं खुदा भी कब छोड़ेगा हमारा इम्तिहान लेना। टोनी ने चिंकी को अपने सीने से लगाया और ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि उसका बुखार जल्द से जल्द उतर जाए।
उधर दूसरी ओर उस इंस्पेक्टर की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर चिंकी का चेहरा आ रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही इंस्पेक्टर की पत्नी और उसकी बेटी की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसे चिंकी में अपनी बेटी का चेहरा दिख रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से निकला और रैन बसेरे में पहुंचा। उसने देखा कि चिंकी अपनी माँ की गोद में आंखें खोल कर लेटी हुई है। चिंकी ने जैसे ही इंस्पेक्टर को रैन बसेरे में देखा तो वो काफी डर गई और उसने डरते हुए उनसे कहा, अंकल, मुझे तेज बुखार है, खुदा के लिए हमें यहाँ से मत निकालिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनसे कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों को अपने घर ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। उन्हें मन ही मन डर भी लगने लगा कि कहीं इंस्पेक्टर साहब उन्हें जेल में ना बंद कर दें। तभी इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, देखिए, आप लोग बिल्कुल ना डरें, मेरे साथ मेरे घर चलें। जब तक आप लोगों के रहने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, आप लोग वहाँ रह सकते हैं। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर, उल्टा आप लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। एहसान? और हम जानते हैं आपकी जैसी मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी, लेकिन क्या इंस्पेक्टर साहब? तब इंस्पेक्टर ने अपनी कहानी उन्हें बतानी शुरू की। कुछ दिनों पहले तक मैं बहुत बेईमान आदमी था, बिना पैसे लिए किसी का कोई काम नहीं करता था। मेरे सामने तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन पीठ पीछे मुझे लोग गालियां देते थे, बद्दुआएं देते थे, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। घूस और बेईमानी के पैसों में मैंने अपना बड़ा सा आलीशान घर बनाया। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी और बीवी को एक शानदार जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, बेईमानी का पैसा पचता नहीं है। मेरी बेटी और पत्नी एक सड़क हादसे में चल बसे। ओह, जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे लगा कि मेरी बेटी फिर से वापस आ गई है। मैं घर तो चला गया, लेकिन बार बार यही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो क्या मैं उसे इस तरह छोड़ देता। आप लोग मेरे साथ चलिए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा और मेरे पापों का प्रायश्चित भी। इंस्पेक्टर उन्हें अपने घर ले आया। लूसी कबूतर अपने परिवार के साथ उन्हीं के साथ रहने लगा। धीरे धीरे इंस्पेक्टर साहब की मदद और कुछ पैसे जोड़कर लूसी कबूतर ने भी अपना 2 कमरे का पक्का मकान बनवा लिया। अब उसे किसी बारिश या किसी तूफान में अपने परिवार की कोई चिंता नहीं होती। अब उसे ऊपर वाले से भी कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।